हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा इसमें हम केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स आपका पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि क्या है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अभिक्रियाओं के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा था, चेंजेस के बारे में बात की थी, यानी कि परिवर्तन क्या है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कहीं पर हो रही है, यानी किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है जो अभिकारकों के परमाणु हैं उनके अरेंजमेंट में। ओके, और फिर वो इस तरीके से रीअरेंज हो रहे हैं कि कुछ नया कंपाउंड या फिर नए आपके तत्व यानी नए पदार्थ बन रहे हैं, जिनको कि आपने आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट नाम दिया था। क्लियर? तो रिएक्टेंट क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है, केमिकल रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया था क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके लिए हम एक संक्षिप्त रूप का उपयोग करते हैं, जिसमें कि आपका एक शब्द समीकरण आता है और दूसरा आपने केमिकल फॉर्मूलेज यानी कि रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके केमिकल इक्वेशंस को शो किया था या रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो वो हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक परिवर्तन पर लागू होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है? तो उसके लिए हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को चेक किया वहां पर। फिर हमने क्या देखा कि अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो फिर हमने सीखा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, और मैंने 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करवाए थे। साथ ही एक एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो आपने किया होगा। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स को समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, कई चीजें इस चैप्टर में पढ़ ली थी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ओके, तो इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया देखा था, चेंजेस की बात की थी, यानी परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, इसके अलावा फिजिकल चेंज को समझा था, फिजिकल गुणों में किसी भी प्रकार से यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार से अगर चेंज आता है, सो उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है। ओके, इसके अलावा केमिकल चेंज की बात की थी कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे वो आपके केमिकल चेंज के अंडर आएंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोई कहीं पर हो रही है तो आपको कैसे पता लगेगा, क्या के अवलोकन आप वहां पर कर सकते हैं या प्रेक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले गैस की उत्पत्ति होगी किसी, दूसरा तापमान में परिवर्तन आ सकता है किसी प्रकार से, प्रेसिपिटेट वहां पर बन सकता है। इसके अलावा कलर में चेंज वहां पर हो सकता है कि आपने कोई 2 कंपाउंड्स मिलाए या कोई एलिमेंट कंपाउंड आपने मिलाया, तो वहां पर पूरा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके कलर में चेंज आ गया, तो यानी वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। क्लियर? चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था में अगर किसी प्रकार से परिवर्तन आता है तो वो भी आपका क्या है? केमिकल चेंज को शो करेगा। इसके अलावा आपका रिएक्शंस को शो करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, आपका न्यूट्रलाइजेशन, इसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी अभिक्रियाएं हम यहाँ पर देखते हैं। तो फिर हमने बात की थी कि वॉर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो आप कहते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया को उसको पूरा लिख करके ना, बल्कि शब्दों में अगर व्यक्त किया जाता है, संक्षिप्त रूप में आप उसको लिखेंगे, तो वो आपका शब्द समीकरण कहलाता है। और इसके बाद हमने कहा था कि शब्द समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, जो भी आपके उत्पाद हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा, जो भी आपके अभिकारक हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जबकि आपके जो उत्पाद होंगे उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। वहीं अगर एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद आपके बन रहे हैं तो उनको धन के चिन्ह से पृथक किया जाता है। क्लियर? और अभिकारकों से जब उत्पाद बनता है तो उन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर हमने सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई, तो सोडियम और क्लोरीन चूंकि 2 आपके अभिकारक हो रहे हैं तो दोनों को धन के चिन्ह से पृथक किया गया है। साथ ही सोडियम क्लोराइड आपका उत्पाद बन रहा है, जो कि राइट हैंड साइड यानी कि उस तीर के दाहिनी ओर लिखा गया है। ओके, तो इतना हमने यहाँ पर देखा था, सिंबल्स की बात की थी कि आपका
एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स हम यूज करते हैं क्योंकि हमने इक्वेशंस लिखनी है, तो उनमें हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं या फिर केमिकल फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज में आता है, और जब भी आप कोई कंपाउंड लिखते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आपने रिवाइज किया। वैलेंसी की बात की थी, तो संयोजन क्षमता जो किसी भी परमाणु की होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से या साझेदारी से वो अष्टक पूरा करता है, वही उसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है। क्लियर है? इसके अलावा सिंबल्स को समझेंगे जब भी आप रासायनिक समीकरण लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में बच्चों क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया कोई आ रही है, उसके लिए इक्वेशंस हमने बनाई थी और उनको बैलेंस करना सीखा था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया था, और जैसे कि आपने H2 + O2 किया था कि H2O बनता है, और इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है, हम उस वाले कंपाउंड को या एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो H2O में आपने बोला ज्यादा परमाणु है, उसको लेकर चलेंगे। उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 ही है, इसलिए आप उसी को क्या करेंगे, पहले बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु के लिए आपने इस प्रकार से टेबल बनाई कि प्रारंभ में अभिकारक में उसके कितने परमाणु थे, उत्पाद में उसके कितने परमाणु हैं। साथ ही संतुलित करने के लिए आपने कहा कि आपने अभिकारक में कितने ऐड किए या फिर मल्टीप्लाई किए, या उत्पाद में आपने मल्टीप्लाई किए। तो आपने कहा चूंकि अभिकारक में तो पहले से ही 2 परमाणु थे, आवश्यकता है उत्पाद में बैलेंस करने की यानी संतुलित करने की, तो वहां 1 ही परमाणु था, तो 1 को हमने 2 में परिवर्तित करना है, तो उसको 2 से हमने गुणा कर दिया था। इस प्रकार से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपका बैलेंस हो चुका है दोनों साइड में। अब आप देखेंगे कि कौन सा फिर से असंतुलित हो गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है। तो आप कहते हैं हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में प्रारंभ में कितने थे आपके, 2, उत्पाद में भी आपके कितने हैं, 4 हो गए। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पर आपने 2H2O लगा दिया है, तो उत्पाद में पहले 2 थे, 2 और लगा दिए हैं तो कितने हो गए, 4, तो उत्पाद में 4 परमाणु हो गए हैं। अभिकारक में 2 को आपने 4 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। आपने क्या किया, एक 2 आपने H2 में अभिकारक के आगे लगाया है, और दूसरा जो 2 आपने लगाया है वो H2O जल के आगे लगाया है, और इस प्रकार आपकी पूरी जो रिएक्शन है उसके लिए जो इक्वेशन आपने दिए, समीकरण, वो संतुलित कर ली गई है। और आपने इसकी पुष्टि के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उनका द्रव्यमान भी यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 36 U आया था, उत्पाद का कुल द्रव्यमान भी 36 U आया था। क्लियर? और एक और एग्जांपल आपने लिया था आयरन प्लस वाटर। आयरन की रिएक्शन आपकी वाटर के साथ कराई जाती है, तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? तो आपने पहले सभी तत्वों के परमाणु एक साइड में लिख लिए सिंबल। आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में उस तत्व के कितने परमाणु हैं। तो आयरन की बात करते हैं, सबसे पहले Fe। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन में दोनों जगह 2-2 है। ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में यानी अभिकारकों में आपके 1 आ रहा है ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड में 4 आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है तो Fe3O4 को लेके चले, वहां उस Fe3O4 के अंतर्गत जिसमें सबसे अधिक परमाणु है तो किसमें है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें 4 है, उसको लेकर चले थे। प्रारंभ में अभिकारक में आपका ऑक्सीजन 1 ही था, H2O का है जो ऑक्सीजन, और उत्पाद में Fe3O4 O4 हो रहा है, तो उत्पाद में 4 परमाणु है ऑक्सीजन में। संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि अभिकारक में आवश्यकता है नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाने की, तो वहां हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी दोनों जगह ऑक्सीजन के 4-4 हो गए, यानी H2O के आगे हमने 4 ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से आपकी नई इक्वेशन ये आ गई। अभी आवश्यकता है Fe3O4 में Fe को देखने की। तो आयरन की बात करते हैं। आयरन में आपका प्रारंभ में अभिकारक में 1 ही परमाणु था, उत्पाद में आपके 3 परमाणु थे। संतुलित करने के लिए आपने क्या किया, अभिकारक में 3 लगा दिया, तो फिर आपका इक्वेशन क्या होगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये इक्वेशन हो गई। संतुलित करने के लिए अब आपको सिर्फ हाइड्रोजन एटम बचता है, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में आपके 4H2 हो रहा है, यानी कि टोटल कितने और है, 6, तो आपको राइट हैंड साइड में भी आप 4 लगा देते हैं, तो लास्ट वाली जो समीकरण है आपकी वो संतुलित रासायनिक समीकरण आ गई थी। क्लियर? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, जहां पर आपका NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा था,
और सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 दे रहा था, तो आपने ये बैलेंस किया होगा। ओके, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, ये हमने देखा था। इसी के अंतर्गत हम किस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आप किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, पहले आप जितने भी आपके वहां पर एलिमेंट है या फिर आपका कोई कंपाउंड यूज हो रहा है उनके आप केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, जो कि आप अभिकारक में दोनों को मिक्स करेंगे या आपस में मिला रहे हैं और उसके बाद आपकी रिएक्शन होती है और तब आपका उत्पाद बनता है। क्लियर, इतना सभी को पता है। इसके अलावा आपने क्या कहा है, अ सिंबल इज द केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के लिए उसका प्रतीक क्या है, जो भी उसका रासायनिक कोड होता है वही है। ईच एलिमेंट हैज 1 और 2 लेटर एटॉमिक सिंबल, हर एक जो परमाणु है उसमें 1 या 2 लेटर के, जो अल्फाबेटिकल इंग्लिश के लेटर होते हैं उनके सिंबल यूज करते हैं हम। विच इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम, जो कि उसका नाम का एब्रीविएशन होता है, यानी संक्षिप्त नाम। ठीक है, valency is the combining capacity of an element. It can be considered as the number of electron loss, gain or shared by an atom when it combines with another atom to form a molecule. ठीक है, जब कोई भी आपके दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ेंगे कैसे, दोस्ती किस प्रकार होगी। एक A और B सपोज दो दोस्त हैं, समझ रहे हैं, मैंने कहा ए और बी दो दोस्त हैं, इनके बीच में दोस्ती कैसे हो रही होगी, या तो ए जो है वो अपनी कोई चीज बी को दे रहा होगा, या बी क्या है अपनी कोई चीज ए को दे रहा होगा, या फिर ये दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं तीन तरीके से दोस्ती हो सकती है। तो वहीं पर यहाँ पर चीज से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन, दो एटम के मध्य किस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा दूसरे को, या फिर कोई ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी से, या फिर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इस प्रकार से बंध बनते हैं और इस प्रकार से एक एटम दूसरे से कंबाइन होता है और इसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी कहा जा रहा है, यानी कि संयोजन क्षमता। इस प्रकार जब हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, सपोज हमने ए लिया और ए आपका सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में, तो उसके आगे हम क्या लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं। ठीक है, बी, सपोज बी लिक्विड में है तो उसके आगे हम ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख लेते हैं। सपोज कोई सी भी यहाँ पर कंपाउंड यूज हो रहा है या सी आपका बन रहा है प्रोडक्ट में और वो गैसियस स्टेट में है, तो आप ब्रैकेट में क्या कर लेते हैं, जी कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी में आपने पानी मिक्स किया है, एक्वा सोल्यूशन जलीय विलयन बनाया है, तो उसमें आप ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। सपोज कोई डी है जो कि आपका एक्वा सोल्यूशन है, तो उसमें ब्रैकेट में आप AQ लिख लेते हैं। तो ये आपके कुछ सिंबल होते हैं जो कि आप उस केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के थ्रू, तो वहां पर ये सिंबल भी यूज में लाते हैं। फॉर सॉलिड द सिंबल इज S, अगर आपका सॉलिड है कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड, तो उसके आगे आप ब्रैकेट में स्मॉल s का यूज करते हैं। फॉर लिक्विड इट इज स्मॉल l, लिक्विड के लिए आपने क्या यूज किया, स्मॉल l यूज किया। फॉर गैसेस इट इज स्मॉल g, गैसेस के लिए आपने स्मॉल g यूज किया। फॉर एक्वस सॉल्यूशन इट इज ब्रैकेट में AQ लिखेंगे आप स्मॉल a। ओके, फॉर गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, अगर कहीं पर प्रोडक्ट के रूप में गैस बन रही है, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने एग्जांपल में देखा जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी, जब हम संतुलित करना सीख रहे थे, तो हम उसको इस प्रकार से एरो के निशान, गैसें ऊपर उठती है ना, ऊपर उठती हैं, तो इसको हम इस प्रकार से ऊपर की तरफ एरो का निशान बना के लिखते हैं। ठीक है, फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, ठीक उसी के ऑपोजिट एक हम एरो यूज करते हैं जब प्रेसिपिटेट, अवक्षेप क्या होता है, नीचे बैठता है, तो नीचे बैठता है इसलिए हमने ये डाउनवर्ड जो आपका एरो बनता है इसको हम यूज करते हैं। तो ये कुछ सिंबल हैं जिनके द्वारा आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले एक रिएक्शन करी थी जहां पर आपने कहा 3Fe प्लस 4H2O, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, संतुलित की थी आपने ये अभिक्रिया। इसके बाद आपका क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है और प्लस आपका 4H2 बन रहा है। क्लियर, ये तो आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसमें आपने फिजिकल स्टेट बतानी है। सपोज आयन जो आपने लिया वो आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, तो आप उसके आगे क्या लिख दोगे, इस प्रकार से स्मॉल s लिख दोगे। क्लियर, वहीं आपने H2O की बात की, जल, सपोज आपने वो गैसियस स्टेट में लिया है यहाँ पर G। ठीक है, फिर आपका Fe3O4 जो बना वो सॉलिड स्टेट में बना,
H2 जो आपकी बनी वो गैसियस स्टेट में बनी, और इसके लिए आप इस प्रकार की एरो का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड GIC रीता गढ़ी। बच्चे नोट करेंगे साथ साथ, ओके? कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे। प्रीवियस टॉपिक्स में कोई दिक्कत होगी तो LMS पे जाके आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्स लंबा है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, देखिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ठीक है? और हायर क्लासेस में ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने बात की कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो टाइप क्या है रिएक्शन का? वहां पर कोई चीजें आपस में जुड़ रही हैं तब भी अभिक्रिया हो गई, कोई चीजें आपस में टूट रही हैं तब भी अभिक्रिया हो रही है। आपने कहा गैस बन रही है तब भी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही होगी तब भी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन वहां से हट रही है तब भी अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा आपने कहा एक कोई तत्व है, जैसे आप लोग सपोज 3 फ्रेंड हो, ठीक है? 2 की दोस्ती बहुत अच्छी है, एक कोई तीसरा है, A B और C सपोज 3 फ्रेंड है, ठीक है? उनमें से आप कहते हैं कि 2 आपस में B और C सपोज साथ में बैठ गए हैं सीट पर। ध्यान से सुनिए, B और C एक साथ सीट पर बैठ गए। A क्या कर रहा है? A करना चाहता है कि B को वहां से उठाकर अलग करना चाहता है कि मैं वहां पर बैठूंगा। तो A कभी हटा पाएगा B को जब वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऐसे केसेस भी आएंगे कि आपका एक केमिकल या एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और वो उसकी दोस्त से यानी उसके सोल्यूशन से उसको विस्थापित कर देगा, उठा करके अलग कर देगा। ए ने क्या किया कि बी को वहां पर से उठा करके दूसरी सीट पे बैठा दिया और सी के साथ ए बैठ गया है, ठीक है? तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी होती है जिसको विस्थापन कहा जाता है, ठीक है ना? विस्थापन आपने 9th में भी पढ़ा होगा साइंस में। विस्थापन क्या क्या मतलब होता है? हटना, एक जगह से हटना। तो इस प्रकार से ए ने बी को वहां से हटा दिया है यानी विस्थापित कर दिया है, तो इस प्रकार की भी अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिसको संयोजन अभिक्रिया कहा जा रहा है, ठीक है? जैसा कि इसका नाम है, कॉम्बिनेशन में क्या वर्ड आ रहा है आपका? कंबाइन वर्ड आ रहा है। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है बच्चे, ठीक है? संयोजन का मतलब भी क्या होता है? संयोग, और योग का मतलब क्या होता है आपका? प्लस होना, यानी कि जुड़ना, ठीक है? तो आप क्या कह रहे हैं कि मैम अभिकारकों में जो भी हमने यहाँ पर तत्व और यौगिक यूज किए हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके कोई उत्पाद बनाएंगे, तो उसका आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने? A reaction in which 2 or more reactants, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक, क्लियर है, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है ना? रिएक्टेंट्स कंबाइन क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिससे क्या बन रहा है? एक उत्पाद बन रहा है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? क्या कहा गया? जब आपके 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं तो उसको आपका संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई गिव्स एक्स वाई, ठीक है? ये किस प्रकार का रूप इसका होता है? जिस प्रकार से x और y आपस में मिल रहे हैं और बना क्या रहे हैं? x और y दो आपके रिएक्टेंट्स है ना, एक आपका x हो गया, एक आपका x हो गया रिएक्टेंट, एक y हो गया, 1 2 रिएक्टेंट कितने हो गए? 2 अभिकारक।
और उत्पाद क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है एक्स वाई। तो दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसको आपका क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो के अलावा तीसरा भी हो सकता है, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और वो आपको एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट दे रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है, तीनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ करके एक उत्पाद बना रही हैं, इसी को आपका संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे संश्लेषण हो रहा है। क्या हो रहा है, चीजें संश्लेषित हो रही हैं, बन रही हैं, इसलिए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जो है वो क्या कहा जाता है, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि संश्लेषित अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। तो क्या हो रहा था यहाँ पर बच्चे, आपने कहा दो अभिकारक लिए गए, क्या क्या, एक Na लिया गया और एक Cl लिया गया, और ये क्या दे रहे हैं आपका, यहाँ पर आप एरो का यूज करेंगे क्योंकि आपका उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या देंगे आपको, NaCl देंगे, ठीक है। और किस प्रकार से, Na आपका Cl2 के साथ जुड़ रहा है, 2NaCl बना रहा है, तो Na के भी दो परमाणु आ जाएंगे। क्लियर, 2Na प्लस Cl2, तो कितने अभिकारक हो गए, ये अभिकारक हैं आपके, क्या हैं, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स कितने हैं बच्चे, दो हैं, और दो आपस में जुड़ करके योग हो रहा है ना उनका, और क्या बना रहे हैं, उत्पाद, जो कि कितना है, एक ही है। बस इतना समझना है, दो और दो जुड़ करके चार बना रहे हैं, जैसा कि आप मैथ्स में करते हैं। तो वैसा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जब भी आपका दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, संश्लेषित अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर, आपका एक कॉमन एग्जांपल है एक्स प्लस वाई गिव्स एक्स वाई, और आपका एक अभिक्रिया के लिए आप इक्वेशन दे देंगे 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इतना, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी का। चलिए एक और इसका उदाहरण लेकर चलते हैं। जब कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो बुझे चूने का निर्माण होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जाता है। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड स्टेट में, ये भी अभी बताया गया था, H2O आपका लिक्विड है, द्रव, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको आपका क्या कहा जाता है, बुझा चूना भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका दो कंपाउंड, दो रिएक्टेंट हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ करके आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, एक और आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे जहां पर आपका बुझे हुए चूने का इस्तेमाल, इसके आगे की रिएक्शन है ये, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल घरों की पुताई में होता है। जब दीवार पर चढ़ी हुई बुझे चूने की परत हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत के कारण दीवार में चमक आती है और पुताई के बाद इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अभिक्रिया दे सकते हैं अगर पूछा जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रही है, यानी कि आपने पुताई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, समझ रहे हैं, ये दीवार की पुताई में यूज किया। अब ये किसके संपर्क में आएगी, हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में ये आएगी, ठीक है। और किसका निर्माण करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत का निर्माण कर रही है, और वही सख्त परत जो आपको दीवार में दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका H2O भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, और इसी के कारण क्या हो रही है, दीवार में चमक आ रही है,
साथ ही आप क्या बोलते हो कि इसको सूखने में, क्योंकि वहां पे वाटर भी है आपका, सूखने में क्या लगेगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। क्लियर है? तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने किसकी बात की, सिंबल्स देखे हमने कि किस प्रकार से आप केमिकल इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर उनकी फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सॉलिड के लिए स्मॉल एस, लिक्विड के लिए आप स्मॉल एल का यूज करते हैं, गैस के लिए आप स्मॉल जी का यूज करते हैं। साथ ही अगर प्रोडक्ट में आपकी गैस बन रही है तो आप अपवर्ड जो एरो बनता है वो यूज कर सकते हैं, और प्रेसिपिटेट अगर वहां पर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए डाउनवर्ड्स एरो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार शुरू किया, जिसमें कि हमने पहला प्रकार देखा जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, संयोजन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक अभिकारक आपके आपस में जुड़ेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो जुड़ने की अभिक्रिया जहां पर होगी, अभिकारक जुड़ करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। NaCl का एग्जाम्पल आपने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल देखा, जो दोनों ही संयोजन की अभिक्रिया के द्वारा बन रहे थे। क्लियर है? तो यहां तक आपने नोट किया होगा, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।